हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है मोशन उसको स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमको पता होने चाहिए इस चैप्टर में। जैसे पहला टर्म है रेस्ट एंड मोशन। तो ये बेसिक चीजें हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगी, रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट को और मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी करेंगे। आपने अभी तक क्लास 8 तक 2 डायमेंशन पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके 3 डायमेंशन में स्टडी कर लेते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, रेफरेंस, जैसे हमने कहा यहाँ पे ये पॉइंट है O और हम इसको लिखते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? आप यूं समझ लो कि जैसे आपने अपने घर में पूछा, किसी ने आपसे पूछा कि आपके घर से पोस्ट ऑफिस कितना डिस्टेंस पे है, तो नॉर्मली आप ऐसे कहेंगे कि हमारे घर से पोस्ट ऑफिस 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जहां पे आपका घर जहां पे है और आप जिस डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो रेफरेंस पॉइंट जहां से आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जहां से आपने मेजरमेंट शुरू किया है, वो रेफरेंस पॉइंट होता है। तो इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वहां पे रेफरेंस पॉइंट क्या था? आपका घर था। सेम वे अगर आप पोस्ट ऑफिस में है, वहां पे आपको पूछा जाए कि आपका घर यहां से कितना डिस्टेंस पे है, तो आप क्या कहेंगे? वहां से मेरे घर की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। तो उस केस में डिस्टेंस कहां से नाप रहे हैं? आप अपने घर से नहीं नाप रहे हैं। कहां से? पोस्ट ऑफिस से आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं अपने घर की तरफ। तो उस केस में जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो पोस्ट ऑफिस होगा। तो पहला पॉइंट ये होगा कि रेफरेंस पॉइंट इस पॉइंट से ही हमको सारे डिस्टेंसेस मेजर करनी है। तो यहां पे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं इसे एक्स एक्सिस, इसको वाई और इसको जेड एक्सिस मान लूं, तो इस एक्सिस सिस्टम में अगर कोई पॉइंट यहां पे है, स्पेस है, सब जैसे बोर्ड ही है, जैसा आप देख रहे हैं ये बोर्ड है, इसको आप छोड़ दीजिए। फिलहाल ये थर्ड जो डायमेंशन है इसको हम छोड़ देते हैं और हम सिर्फ फोकस किस पे कर रहे हैं? एक पार्टिकल है, ये कोई इंसेक्ट है जो इस बोर्ड पे, बोर्ड क्या है? 2 डायमेंशन। इसका एक डायमेंशन क्या है? लेंथ है। सेकेंड डायमेंशन क्या है? ब्रेड्थ है। थर्ड डायमेंशन भी इसका है, कौन सा? इसकी थिकनेस। बट थिकनेस जो है इस बोर्ड की, वो इसके लेंथ और ब्रेड्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। इसलिए मैं इस सिस्टम को क्या कहूंगा? 2 डायमेंशनल, 2D। अदरवाइज ये बोर्ड है क्या? 3D। बोर्ड 3 डायमेंशन है, लेकिन हम इसे, क्योंकि इसकी जो विड्थ है, जो थिकनेस है, इसकी मोटाई है, वो इसके लेंथ और ब्रेड्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए हम इसे 2 डायमेंशन फिगर ही कंसिडर करेंगे। अब यहां पे सपोज इसी बोर्ड को मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, ये बोर्ड की लेंथ है और ये बोर्ड की ब्रेड्थ है। यहां पे कोई इंसेक्ट है, इस बोर्ड पे कोई इंसेक्ट है, मैंने जो डॉट मार्क कर रखा है, तो इसकी पोजीशन में कैसे पता करूंगा? मुझे क्या चाहिए? इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स एंड वाई। सपोज व्हाट इज एक्स? एक्स क्या होगा? इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बोथ एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो जो ओरिजिन है हमारा, रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस, सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट कौन सा है? बी। तो O से A की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x। और ये जो हाइट है, ये O से B की जो डिस्टेंस है, ये भी x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? y और ये y। अगर आपको ये डिस्टेंस पता है, x पता है, y पता है, तो आप इस इंसेक्ट की पोजीशन x y कोऑर्डिनेट को यहां पे लिख सकते हैं कि ये सपोज 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो आपको पोजीशन पूछी जाएगी कि इस इंसेक्ट की पोजीशन बोर्ड पे कितनी है? आप कहेंगे 10 फ्रॉम दिस साइड ऑन एक्स एक्सिस एंड 15 ऑन वाई एक्सिस। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि इस पी पॉइंट, जो मैंने कहा था कि यहाँ पे इंसेक्ट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता लग जाएंगे। अब मेन चीज पे आते हैं। हमने आपको शुरू में कहा था कि रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या है? कि अगर कोई बॉडी सपोज रेस्ट, जैसे बिल्डिंग है, आपका मकान ही है या जितनी भी बिल्डिंग्स है, कोई भी चीज जो मूव नहीं कर रही है वो रेस्ट में होगी। ये अंडरस्टूड, सबको पता होगा। मोशन, अब मोशन जैसे चैप्टर का नाम ही मोशन है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज मोशन? मोशन की डेफिनेशन आपको बुक में क्या मिलेगी? व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन। अब नया वर्ड यहां पे आया है रिलेटिव। रिलेटिव मैं आपको एलाबोरेट करूंगा, रिलेटिव का मतलब क्या है। व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट जिसको आप
मेजर कर रहे हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। इस एग्जांपल में ये जो इंसेक्ट था इसको हमने ऑब्जेक्ट नाम दे दिया है, और जो मेजरमेंट कर रहा है, जिस पॉइंट से मेजरमेंट हो रहा है वो क्या है, ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्वेशन लेगा। तो हम ये कहेंगे सपोज यहाँ पे जो इंसेक्ट है ये अभी मूव कहीं नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में ही है, इसका कोई कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है, ना एक्स बदल रहा है ना वाई बदल रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। इसलिए ये जो इंसेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारे रिस्पेक्ट में, जो ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल। सो इट्स वेलोसिटी और स्पीड यू कैन से दिस इज इक्वल टू 0, ये मूव नहीं कर रहा है। बट सपोज अगर ये कहीं मूव करता है, ये इसकी पोजीशन अब यहां पे आ गई, तो क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में इसके रिलेटिवली इसने मूव कर दिया, इसके कोऑर्डिनेट अब बदल जाएंगे। अगर ये यहां पे होता है तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट भी बदल जाएगा, तो हम कहेंगे ये जो ऑब्जेक्ट था इसमें मोशन हो गया है, ये अंडर मोशन है। तो मोशन क्या है, जब भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, या अगर 3 डायमेंशन में स्टडी कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड, अगर तीनों कोऑर्डिनेट इसके मूव करते हैं, ये चेंज होते हैं, या कोई एक भी कोऑर्डिनेट अगर इसका चेंज होता है तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो पहले दो टर्म हमारे क्लियर हो गए, रेस्ट एंड मोशन। नेक्स्ट आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, आपको इस चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है, बिना इसको पढ़े हुए आप 9th के बाद या 9th में ही फिजिक्स की स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आपको पूछा जाए कि आपकी हाइट क्या है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर हाइट, आप नॉर्मली कहते हैं 4 फीट 4.5 फीट 5 फीट और कोई 6 फीट भी बोल सकता है। तो ये जो चीजें हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ एक नंबर अगर बताना पड़ता है, 4 फीट 5 फीट 6 फीट, आपका मास कितना है आप केजी में बताएंगे, तो इसमें आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है कि आपका मास किस डायरेक्शन में है। ये नहीं बोलने की जरूरत पड़ेगी आपको सिर्फ बताना है कि मेरा मास इतना किलोग्राम है, ठीक है। तो वो चीजें क्या है, वो स्केलर क्वांटिटीज है। आप कहोगे आपकी लेंथ कितनी है, आपने कहा 150 सेंटीमीटर, सपोज ये आपकी हाइट है, तो ये जो 150 आ रहा है सेंटीमीटर क्या है, ये लेंथ है, ये तो लेंथ होगी सेंटीमीटर। और उससे पहले जो एक नंबर आ रहा है, ये जो नंबर है इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। ये लेंथ का मैग्नीट्यूड है, जो एक प्योर नंबर आता है 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग नंबर में आएगा, इसे हम उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं, जिसको भी आप मेजर कर लें। आप कहोगे आपका मास 10 kg है सपोज, तो जो 10 आएगा kg, इसके बाद आएगा आपने लिखा 10 kg, तो ये kg क्या है, ये तो यूनिट हो गया, मेजरमेंट की यूनिट है, kg है, ग्राम है, कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या है, यूनिट है। बट जो ये नंबर आ रहा है ये क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी, इसका एक मैग्नीट्यूड है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, वो क्वांटिटीज क्या होती हैं, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हो सकती है कि जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा और डायरेक्शन भी चाहिए होगा। उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे सपोज मैं कहूं एक व्हीकल है, उसकी स्पीड है या उसका जो वेलोसिटी है वो 15 किलोमीटर पर आवर है इन द डायरेक्शन ऑफ, इसमें डायरेक्शन भी ऐड हो जाएगी, और विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। किसी भी सपोज आपका जो एक्सिस सिस्टम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी कहना है, और क्या करें 15 किलोमीटर पर आवर, ये इसका मैग्नीट्यूड है 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक चीज में क्या ऐड हो गई है, डायरेक्शन, ईस्ट की डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, जो भी क्वांटिटीज में डायरेक्शन बता रही है, इस कंप्लीट क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी है, और इसको जो डायरेक्शन के साथ इसमें मैग्नीट्यूड को हम इंक्लूड कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर। जैसे फोर्स, आपको पता है
फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। ठीक है, हम कहते हैं फोर्स लगा रहे हैं, हम इस वॉल पे एक फोर्स लगा रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं फोर्स लगा रहा हूं 50 न्यूटन का। भाई देखिए मैं 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो आपको फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में मैं अप्लाई कर रहा हूं फोर्स को। तो फोर्स क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा जो क्वांटिटी वेक्टर होती है उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। जब ये एरो लगेगा इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मास क्या है, स्केलर, आपको इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट एक्सेलरेशन क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसको बाद में अभी डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो आपके कुछ टॉपिक यहां पे क्लियर हुए, जैसे हमने बताया आपको रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। फिर हमने यहां पे डिस्कस किया कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जर्वर कहां पे होगा, हमेशा पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे होगा, और जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम मेजरमेंट कर रहे हैं अगर उसकी पोजीशन बदलती है या जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट अगर बदल जाता है हम कहते हैं कि बॉडी में मोशन है। अदरवाइज अगर इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं बदल रहे हैं देन द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको पढ़ने में लगभग एक जैसा लग रहा होगा, और दोनों में जो डिफरेंस है वो भी हल्का सा ही है। आपको कैसे समझेंगे डिस्टेंस, अब नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं डिस्टेंस। सपोज आपने एक पॉइंट से चलना शुरू किया, ये आपका एक्सेस सिस्टम है। आप 9 के बाद अभी जो अब फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे इसमें हमेशा आपको कोऑर्डिनेट्स लेके ही चलना है, मैक्सिमम टाइम आपको कोऑर्डिनेट लेने पड़ते हैं। तो चलो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है भाई चलो मैं कोऑर्डिनेट नहीं लेता हूं, वैसे ही कह देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है उसने चलना शुरू किया, यहां से वो पहले ए पॉइंट पे गया 1 किलोमीटर, फिर यहां से बी पॉइंट तक गया, ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इधर जा रहे हैं वो, फिर हो गया 1 किलोमीटर, फिर इधर गया, ये सी पॉइंट तक आया 1 किलोमीटर, फिर वापस आ गया इस डी पॉइंट तक, ये फिर आया 1 किलोमीटर, और चलना शुरू किया था उसने ओ, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है। तो हम कहेंगे इसमें टोटल पाथ, इसमें एक टर्म आएगा टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। पाथ का मतलब क्या है, रास्ता। उसने जितना भी पाथ कवर किया है वो उसका डिस्टेंस कवर्ड किया है, उसने उतना डिस्टेंस कवर किया है, मींस जितना वो चला है। जितना कितना चला है, जितने उसने पाथ को कवर किया है। पाथ कितना चला है देखो, ओ ए, पहले ओ ए पे गया प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी डी, ये इसका टोटल पाथ कवर्ड है, दैट इज टोटल पाथ या लेंथ ऑफ द पाथ भी कह सकते हैं। अब इनकी वैल्यूज को रख लीजिए, दिस इज 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर एंड अगेन प्लस 1 किलोमीटर। सो टोटल इज हाउ मच, कुछ भी हो सकता है। अब इसको और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, 1 1 1, दिस इज ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर, 1 1 1 एंड 1। तो 4 किलोमीटर का इसने टोटल पाथ कवर किया है, दैट मीन्स इसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है, 4 किलोमीटर का। नेक्स्ट आता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी की ध्यान रखना है आपको, ये डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आप इसमें डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको पता है कि ये O से A गया, A से B गया, B से C गया, C से D गया, दैट्स ऑल, खत्म। इसमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये टोटल लेंथ ऑफ द पाथ है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, अगर मैं इसीलिए कहूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट O था, फाइनल पॉइंट D है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट।
ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैंने डेफिनेशन क्या बताई आपको, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, आप एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं, ये आपका ग्राउंड है, इसका सेंटर O है, जहां पे सेंटर होता है ग्राउंड का, और आपका जब आप भाग रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे, ये सर्कुलर ट्रैक है, इस पे आप रन कर रहे हैं, तो इसकी रेडियस सपोज R है, ठीक है, ये आपका ट्रैक है, R रेडियस के ट्रैक पे आप रन कर रहे हैं। आपने इस पॉइंट A से रन करना शुरू किया और पूरा एक राउंड लेते हुए अगेन इस पॉइंट पे फिनिश कर दिया आपने, आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, यहां से लेके और फिर यहीं तक जब आप आएंगे तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे आप, जितना इसका सर्कमफेरेंस होगा। इस सर्किल का सर्कमफेरेंस, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ क्या होगा, सर्किल का सर्कमफेरेंस, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r। ये आपका डिस्टेंस कवर्ड हो गया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये A पॉइंट से चला था और फिर फाइनली A पे ही पहुंच गया। मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी अभी, shortest distance between the initial point and the final point is called displacement। तो यहाँ पे initial point भी वही है और final point भी वही है, that means displacement in this case is 0 because there is no shortest distance between initial point and the final point। One more example, जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसने O पॉइंट से चलना शुरू किया, ये गया पहले A पॉइंट तक, दिस इज 10 किलोमीटर, फिर A से B तक रन किया, अगेन इट इज 10 किलोमीटर, और फिर B से O तक वापस आ गया, लेट इट बी 20 किलोमीटर्स। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, OA दैट इज 10 किलोमीटर प्लस AB 10 किलोमीटर एंड प्लस BC दैट इज 20 किलोमीटर। आप इसको ऐड कर सकते हैं, यह आएगा आपका 40 किलोमीटर। ये तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ हो गया, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर वही है, जहां से चलना शुरू किया था फिर वही पहुंच गए वापस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस केस में, 0। हर केस में ऐसा ही नहीं होगा। सपोज कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ये O पॉइंट से चलना शुरू किया और फाइनली B पॉइंट तक पहुंच गए, तो पहले इस पॉइंट तक पहुंचने में 10 किलोमीटर कवर किया, देन इस पॉइंट तक पहुंचने में अगेन 10 किलोमीटर कवर किया, और फिर यहां तक 10 किलोमीटर। अब इनके नाम दे सकते हैं O A लेट इट बी C, तो O A A C C B, ये तो छोटे छोटे पार्ट होंगे किसके, डिस्टेंस के। तो टोटल डिस्टेंस आपको साफ दिख रहा है 10 10 10 30, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वापस नहीं आया है, O से चल के फिर B पे रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10। ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये हो गया फाइनल पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 10 10 10 दैट इज 30 किलोमीटर। तो रिजल्ट क्या निकल गया इससे, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे एक स्ट्रेट नेशनल हाईवे है, सीधा भाग रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। ये आपको याद रखना है। सिर्फ एक ही केस है कि जब ऑब्जेक्ट कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में रहती है, तो उस केस में उनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट is always less than distance। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रिलेशन यही है कि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में तो बराबर होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में इक्वल होंगे, बट अगर कोई दूसरा
जैसे यही था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस कितना था, पूरा आपको सम दिखा ये 40 किलोमीटर हो गया। अब जब सर्किल में रन कर रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था, 0 हो गया था, जबकि डिस्टेंस कितना था, उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल था। तो रिजल्ट हमारे में निकल के क्या आ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या तो डिस्टेंस के इक्वल होगी, सिर्फ एक केस में, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से हमेशा कम ही होगी। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका कि डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हाईली डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, जबकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा? फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जेक्ट है, वो O पॉइंट से A पॉइंट तक गया 10 किलोमीटर, वापस A से O तक आया 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 10 प्लस 10 20। डिस्टेंस तो सिंपल सा है, 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर आप O से A तक का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे पहले पार्ट में, तो ये प्लस 10 किलोमीटर है भाई। O से A तक गए, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली राइट टू लेफ्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर आप पहले केस में कहें कि ऑब्जेक्ट ने O से A तक का डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 10, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया? 10। पहला केस। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट, मैं दोनों कंबाइन नहीं कर रहा हूं, एक ही क्वेश्चन नहीं है कि पहले O से A गया फिर A से O वापस आ गया, दो सेपरेट पार्ट है। ऑब्जेक्ट ने पहली कंडीशन में O से A तक गया, रुक गया, पहला क्वेश्चन, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 10, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया? 10, और प्लस में साइन आएगा, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट कन्वेंशन के हिसाब से, जैसे अगर आप ओरिजिन देखते हैं, ये अगर ये एक्स एक्सिस है, तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर O से X में पॉजिटिव लेते हैं, और इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं? नेगेटिव। नंबर लाइन भी आपने पढ़ा हुआ है, नंबर लाइन है, ये आपका 0 नंबर है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर आप नेगेटिव नंबर लिखते हैं, तो ये रिफरेंस है। O पॉइंट क्या है? रेफरेंस। तो वैसे हमारे पास रेफरेंस, जब कोई पॉइंट रेफरेंस होगा, तो रेफरेंस के राइट साइड में हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं, और रेफरेंस के लेफ्ट साइड में क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस 10 किलोमीटर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? प्लस 10। लेकिन जब ये लेफ्ट साइड में आएगा, आप जब डिस्टेंस को लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ मेजर करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? माइनस 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो प्लस और माइनस डिफरेंस कुछ नहीं है, मैग्नीट्यूड तो 10 ही है, प्लस और माइनस सिर्फ आपको क्या बताते हैं? ये सिर्फ आपको डायरेक्शनल सेंस देते हैं। अगर कोई चीज प्लस में है, दैट मीन्स उसका डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और माइनस में है, दैट मीन्स वो डायरेक्शन पहले वाले का अपोजिट डायरेक्शन में है। तो माइनस और प्लस आपको डायरेक्शन का सेंस ही देते हैं। तो जो अभी तक आपने कंसेप्ट पढ़ लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, इसमें क्या है? इफ द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? एक गिवन टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना पाथ कवर करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड डिफरेंस क्या है? आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है? डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। मैंने भी आपको बताया कि डिस्टेंस को क्या लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कई के जब हमने बताया आपको ये 0 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। जैसे मैंने दो एग्जांपल आपको बताया, एक ये था एग्जांपल जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था, और सेकंड एग्जांपल जब ट्रैक का बताया था, कोई रनर है, एथलीट है, वो एक ट्रैक में रन कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहा है, जहां से चलना शुरू किया फिर वहीं पहुंच गया, उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 भी था। तो तीन केस हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको समझने हैं और याद भी रखने हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको कई दे दिए, इसमें आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें कर सकते हैं।